Assalamu alaikum class 9th. This is your biology lecture number 20. In this lecture we will start our next chapter number 5, which is about the cell cycle on your book page number 87. स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है हमने प्रीवियस चैप्टर जो है वो पढ़ा है वो सेल्स और टिश्यूज के बारे में। उसमें हमने सारा जो है वो सेल का स्ट्रक्चर देखा, सेल में मौजूद ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया। हमने ये देखा कि सेल्स कैसे कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज की टाइप्स देखी। अब हम इसमें देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या होती है। इस चैप्टर में सेल जो है वो डिवीजन के दौरान कौन कौन सी स्टेजेस में से गुजरता है और उसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं या कौन कौन सी डिवेलपमेंट होती है उसमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करना जो है वो एक स्पीशी के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी। तो ये मोस्ट बेसिक जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट इज दैट रिप्रोडक्शन अकर्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है। जैसे कि आपको पता है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, ऑर्गेनेलिस से सेल की तरफ, सेल जो है कंबाइन करके टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये सब डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उनके दौरान क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। पार्ट्स ऑफ द सेल सच एज क्रोमोसोम्स। जैसे कि आपको पता है क्रोमोसोम इज द पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, ये सेल का एक हिस्सा है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। पार्ट ऑफ द सेल सच एज क्रोमोसोम प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम्स। जैसे कि हमें ये पता है कि एक क्रोमोसोम नया क्रोमोसोम बनाता है, सेल्स न्यू सेल्स बनाते हैं, इंडिविजुअल अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इस सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में एक जो है वो साइंटिस्ट के कुछ व्यूज़ देखे थे। जैसे कि आपको अगर याद हो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में रॉडल्फ विर्चो के बारे में पढ़ा था। उसने प्रपोज किया था एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका ये कहना था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम द न्यू सेल्स, कि सेल्स जो हमारी बॉडी में नए बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स के डिवाइड करने से बनते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल टेल्स अस दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है अनटिल द डेथ। हमारी बॉडी में सेल्स डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती। तो ये रॉडल्फ विर्चो का जो है वो उसने ये थ्योरी प्रपोज की थी। दिस प्रिंसिपल ये इसका प्रिंसिपल था कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड करके फर्दर सेल्स बनाते हैं न्यू। दिस प्रिंसिपल टेल्स अस दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें सारे रिप्रोडक्शन के पहलुओं को देखते हुए उसने कहा कि लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है अगर सेल्स डिवाइड करते रहेंगे। इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। इसके लिए ज़रूरी है कि सेल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते रहें अगर आप चाहते हैं कि लाइफ की जो है वो कंटिन्यू रहे, वो चलती रहे। वी कॉमनली रेफर्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन एज द सेल डिवीजन। इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं कि एक सेल डिवाइड करके फर्दर न्यू सेल बनाता है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल लाइफ ऑफ अ सेल। ये पूरी लाइफ जो है वो सेल की, उसमें ये प्रोसेस होता है जिसको सेल साइकिल कहते हैं और ये हम डिस्कस करेंगे अभी जो हमने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो रिप्रोड्यूस करे। ये इसकी लाइफ का बेसिक कैरेक्टर होता है। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से गुजरते हुए वो स्पीशी रिप्रोड्यूस करती है। हर क्रोमोसोम न्यू क्रोमोसोम बनाता है, डुप्लीकेशन होती है इनके बीच, सेल्स न्यू सेल्स बनाते हैं, एक जानदार अपने बेबीज प्रोड्यूस करता है। तो ये सब के सब रिप्रोडक्शन की कैटेगरीज में आ जाते हैं। रॉडल्फ विर्चो का ये कहना है कि हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। इस वजह से हमारी लाइफ कंटिन्यू रहती है। सेल में प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, सेल डिवाइड करता रहता है कंटिन्यूसली और इस जो हम प्रोसेस को सेल साइकिल कहते हैं। अब हम सेल साइकिल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल इज दैट cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produce new cells। बच्चे ये आपको जैसे कि सेल साइकिल की डायग्राम दिखाई गई है, मतलब कि सेल साइकिल में सेल डिफरेंट फेजेस से गुजर रहा है। सेल साइकिल जो है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड। एक ऐसा टाइम जब एक सेल बना था और उसके बाद उसने माइटोसिस कंप्लीट की, मतलब कि डिवीजन की और नया सेल बनाया। तो उस प्रोसेस के दौरान सेल जोन सी फेजेस में से गुजरेगा या कौन कौन सी उसकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं उसको सेल साइकिल कहते हैं। क्लियर बच्चे, सेल साइकिल हम इसको कहते हैं कि एक सेल बना है, वो फर्दर माइटोसिस के प्रोसेस में आके उसने डिवीजन की है और नया सेल बनाया है और उस पूरे प्रोसेस के पाथवे में से गुजरते हुए उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आई हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। ओके, सेल साइकिल फर्दर कंसिस्ट ऑफ द 2 मेजर फेजेस। इसमें 2 फेजेस आती हैं सेल साइकिल में। फर्स्ट वन इज द इंटरफेज एंड सेकंड वन इज द माइटोटिक फेज।
ओके अब इसमें अगर हम कंपैरिजन देखें कि क्या डिफरेंस है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरफेज क्या होती है? इंटर जो होती है ये हम कहते हैं दरमियान में, मिड स्टेज में आके आती है, ठीक है। अब इंटरफेज जो है ये स्टार्ट कैसे जो है इसका माइटोटिक फेज से डिफरेंस है। इंटरफेज जो है वो सेल साइकिल में लॉन्ग पीरियड के लिए आती है, ठीक है, ये ज्यादा देर के लिए रहती है सेल साइकिल में। और माइटोटिक जो एम फेज भी हम इसको कहते हैं, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है, थोड़े से टाइम के लिए आएगी। अब इंटरफेज में क्या होता है, सेल की डिवीजन होती है, सेल डिवाइड करता है, ठीक है, और उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है ना वो इंक्रीज हो जाती हैं, सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती हैं। अब इंटरफेज में जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं करता, इसमें सिर्फ कुछ प्रिपरेशन की स्टेजेस आती हैं, ठीक है। इंटरफेज में अभी सेल रेडी हो रहा है फॉर द डिवीजन, अभी इसमें डिवीजन नहीं होगी, सेल सिर्फ अपने आप को रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है डिवाइड होने के लिए। अब ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। अगर हम देखें तो टिपिकली इंटरफेज एक्चुअली लास्ट फॉर द एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। सेल साइकिल को जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, ये पूरा सेल साइकिल कितने टाइम में हो रहा है, उसमें से 90% टाइम तो इंटरफेज ले लेती है, 90% टाइम जो है वो इंटरफेज पे लग जाता है। इसके दौरान क्या होता है, इसी वजह से हम इसको लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं, लॉन्ग पीरियड की फेज कहते हैं। इसमें सेल जो है वो डिवीजन के लिए अपने आप को रेडी करता है, और उसमें मौजूद जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो सेल में हो रहे हैं वो हाई हो जाते हैं। ओके, इंटरफेज नाउ डिवाइड इनटू 3 फेजेस, ठीक है। इसकी मेजर 3 फेजेस हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इसके अलावा हम इसमें G0 फेज भी डिस्कस करेंगे। G जो साथ आपको O या स्मॉल 0 नजर आ रहा है, इसको हम G0 कहते हैं, ठीक है। अब 3 मेजर फेजेस ये 3 हैं, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। G1 फेज को गैप 1 कहते हैं, ठीक है। S फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं, G2 को गैप 2 फेज कहते हैं। ये एक्चुअली ग्रोथ फेज है, इसमें S फेज में सिंथेसिस होती है और इसमें फर्दर ग्रोथ होती है, ओके। और G0 में आके जो है वो डिवीजन स्टॉप हो जाती है। अब हम सबसे पहले G1 को डिस्कस करते हैं। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन अ सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज। जब सेल ने सेल साइकिल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले वो इस फेज में आता है, ठीक है, सबसे पहले वो G1 फेज में आएगा। इस फेज के दौरान सेल में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, सेल जो है जब सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो वो G1 फेज में आ जाता है। इस दौरान सेल में प्रोटीन्स की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, सेल अपने अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस का नंबर इंक्रीज कर लेता है। मोस्टली जो ऑर्गेनेलिस का नंबर इंक्रीज करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम है, क्योंकि उस टाइम सेल को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया बना के देगा, और सेल को प्रोटीन ज्यादा चाहिए क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसके लिए उसको प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन हमें राइबोसोम बना के देगी। उसके अलावा सेल में क्या चेंज आएगा, सेल ग्रोज इन साइज, सेल का साइज ज्यादा हो जाएगा, और सेल कुछ एंजाइम सिंथेसिस करेगा, कुछ एंजाइम्स बनेंगे उस टाइम सेल के अंदर जो कि रिक्वायर्ड इन एस फेज, जिनकी रिक्वायरमेंट बाद में जाके एस फेज में आएगी, ठीक है। क्योंकि सेल ने G1 फेज से गुजर के बाद में एस फेज में जाना है, तो G1 फेज में कुछ एंजाइम्स बना लेता है सेल अपने अंदर जो कि बाद में जाके एस फेज में यूज होंगे। और वो किस लिए यूज होंगे, फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि आपको पता है सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन्होंने डुप्लीकेट भी करना है, अपनी कॉपी प्रोड्यूस करनी है, तो वो एंजाइम्स क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करवाएंगे। ओके, द नेक्स्ट फेज इज द एस फेज, जिसको सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम्स, इसमें सेल अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर लेता है, मतलब कि डबल हो जाएगा, ओके। एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स, और इसके रिजल्ट में जब सेल डुप्लीकेट करेगा तो 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स बनेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो हमने पहले G1 फेज की बात की है, ठीक है। अब G1 फेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सेल है हमारे पास, ठीक है, ये हैप्लॉइड फॉर्म में है क्योंकि इसमें आपको सिंगल एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है, और आपको पता है क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ओके। अब G1 फेज के बाद सेल कौन सी फेज में आता है, एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। और सिंथेसिस में किस चीज की सिंथेसिस हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है क्रोमोसोम की। तो आप यहाँ पे देखिए हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, एस फेज के बाद क्रोमोसोम डिप्लॉइड हो गया, ठीक है, एंड इट हैज द नाउ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स। इसकी अब 2 आर्म्स नजर आ रही हैं, तो इन 2 आर्म्स को क्रोमाटिड्स कहते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है एक ही क्रोमोसोम, एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, तो इस वजह से हम इनको सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं, ओके। G1 फेज में सेल के पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम, मतलब कि वो हैप्लॉइड फॉर्म में था, सिंगल था, बाद में आके वो डबल हो गया, उसकी डुप्लीकेशन होगी, अब ये डिप्लॉइड हो गया, ओके।
नेक्स्ट फेज इज द G2 फेज। अब हम इस फेज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। G2 फेज में क्या होता है, सेल अपने आप को इस फेज में प्रिपेयर करता है। सेल जो है वो प्रिपेयर किस चीज को कर रहा है, प्रोटीन्स बनाने के लिए। अगर हम बेसिकली बात करें ना, तो ये सब की सब जो फेजेस हैं, G1 फेज और G2 फेज, ये G1 फेज में एक्चुअली सब चीजों की प्रिपरेशन हो रही है, तैयारी हो रही है, ठीक है। ये एज अ चेक पॉइंट काम करती है। ये इंश्योर करती है कि क्या सारा मटेरियल हमारे पास सेल में मौजूद है, कि सेल जो है वो अब एस फेज में जाके अपना डीएनए बना ले या अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर ले। तो ये काम इसका होता है। अब G2 फेज में जाके सेल दोबारा से प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है। अब वो प्रोटीन्स क्यों बना रहा है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि माइटोसिस में जाहिर बात है अब नेक्स्ट फेज माइटोसिस आएगी, ठीक है। माइटोटिक फेज है इंटरफेज के बाद। तो इस फेज में उसने स्पिंडल फाइबर्स भी बनाने हैं। और स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे कि ये एक सेल है, सेल ने डिवाइड करना है, तो हमने 4th चैप्टर में सेंट्रियूल्स का डिस्कस किया था। सेंट्रियूल्स पोल्स पे जाते हैं, ठीक है, और यहां से एक धागेनुमा स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है इन सेंट्रियूल से। इनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम्स ने अटैच होना होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि G2 फेज में प्रोटीन्स रेडी हो रही हैं जो क्या बना के दे रही हैं, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और आफ्टर G2 फेज अब सेल कौन सी फेज में जाएगा, ऑब्वियसली माइटोटिक फेज में जाएगा।